हेलो बच्चों। तो बच्चों कल हमने किया था, हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि लॉज जो हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन के वो क्या थे। हमने 5 लॉज के बारे में पढ़ा, उनको ध्यान से देखा कि वो लॉज जो है वो हमें किन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, डिफाइन करके देते हैं चीज़ों को। वो केमिकल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी केमिस्ट्री का फॉर्मेशन, पूरी केमिस्ट्री का जो बेस है वो ये केमिकल लॉज है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक केमिकल लॉ का खुद का क्या था, एक इंपॉर्टेंस था। कंपाउंड्स का बनना, मॉलिक्यूल्स का बनना, इन्हीं केमिकल लॉज के कारण हम सीख पाए, उनकी एग्जिस्टेंस को हम समझ पाए थे। तो इसके बाद जो आज हमारे पास है कि मैंने आपको बताया था कि अवोगैड्रो ने गैसियस वॉल्यूम के ऊपर, लेकिन उससे पहले गै-लुसैक्स ने गैसियस वॉल्यूम के बारे में हमें बताया। और अवोगैड्रो ने एक बात हमें कही कि एक वॉल्यूम पर, गिवन वॉल्यूम के ऊपर, अगर मान लीजिए उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो नंबर ऑफ क्या थे आपके पास मॉलिक्यूल्स थे वो क्या पाए जाते हैं, इक्वल पाए जाते हैं। और यहीं से आया था अवोगैड्रो लॉ कि ऑन ए कांस्टेंट वॉल्यूम और ए फिक्स वॉल्यूम के ऊपर ईच गैस हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंटिटीज और या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे। अब ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन एट दैट टाइम क्या था, डाल्टन ने उससे पहले 1803 में क्या किया था, अपना एक लॉ दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन का। उसी के बेस पर डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी बनाई उसी टाइम पे इन 1803 के अंदर। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि डाल्टन ने वो क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या होता है। अब बहुत सारी ना बेटा उस समय थ्योरीज जो हैं वो बनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि सभी को पता था कि एटम तो एग्जिस्ट करता है, मतलब ईच साइंटिस्ट ये जानता था कि एटम एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी को भी उस एटम की प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। तो इसका मतलब हर एक क्या कर रहा था, अपनी जो रिसर्च है वो कर रहा था एक थ्योरी क्रिएट करने में कि एटम का मॉडल ऐसा होता है, एटम ऐसे कंसिस्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो मतलब सब चीज़ें जो है वो इन्हीं से रिलेटेड बातें चल रही थी। समझ में आई बात है। तो एट दैट टाइम डाल्टन ने भी क्या किया, अपनी एक थ्योरी हमारे सामने रखी और वो थ्योरी काफ़ी हद तक क्या हुई, सही भी निकली। तो एटॉमिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर उसने क्या की, एटम के ऊपर रिसर्च की और कुछ पोस्टुलेट्स क्या हैं हमारे सामने रखे, कुछ बातें हमारे सामने रखी, जिसमें से पहला पोस्टुलेट क्या था कि एवरी मैटर, हर एक मैटर जो है इज मेड ऑफ एटम्स, कि हर एक मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, एटम्स का बना हुआ है। एंड दीज एटम्स आर इंडिविजुअल, एंड दीज एटम्स आर इंडिविजुअल। इन एटम्स को क्या नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, इंडिविजुअल्स। समझ में आई बात है कि एवरी मैटर जो है वो किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। और ये जो एटम्स हैं ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। दैट मीन्स कि इनको क्या नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये था हमारे पास जो पहला क्या दिया, हमारी जो मतलब डाल्टन ने क्या थी 1808 के अंदर जो एक फिलोसफी क्रिएट की थी, ये उसके बारे में पहला जो था वो लॉ बनाया गया था। अब उसके बाद है कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या था। अब ये था कि अगर किसी मैटर की हम प्रॉपर्टीज को पढ़ें, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज सेम, कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसे ही पाई जाती हैं, इज सेम एज द properties of its atoms, as the properties of its atom। मतलब किसी एटम की प्रॉपर्टीज जो है वो वैसी ही है जैसे किसी मैटर की प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट मैटर के बीच में, डिफरेंट मैटर, सेम टाइप के मैटर के मतलब एक ही मैटर के अंदर एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एटम पाए जाते हैं। एंड डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट एटम, कि अलग अलग मैटर के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट मैटर हैव डिफरेंट एटम्स, अलग मैटर में अलग क्या होते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात है। द प्रॉपर्टीज के बारे में हम जो पढ़ रहे थे क्या, कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है एटम्स की वो क्या होती है, अलग है।
एक जैसे मैटर के अंदर एक ही प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेम ही प्रॉपर्टीज के क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर डिफरेंट मैटर के अंदर अलग अलग अगर मैटर हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। तो मतलब जो सेकंड था वो क्या था कि एक प्रकार के मैटर के अंदर एक ही प्रकार के आपको क्या मिलते हैं, एटम्स मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप के मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं आपको, एटम्स मिलते हैं। समझ में आई बात है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दिया गया सिंपल सा लॉ जो खुद इसने बनाया था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कि कंपाउंड कैसे बनते हैं, व्हेन डिफरेंट एटम्स, व्हेन डिफरेंट एटम्स आर कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, इन ए फिक्स रेशियो, कि अगर डिफरेंट मैटर को, एटम्स को अगर अलग अलग रेशियो में एक फिक्स रेशियो के अंदर क्या किया जाए, अगर उनको जोड़ा जाए तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का। तो ये हमारे पास तीन जो थी वो क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टीज थी, बेसिक बातें बताई गई थी किन के बारे में, जो डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर रखी थी। एक फोर्थ पॉइंट और था, वो था केमिकल रिएक्शन के बारे में। एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन क्या है, कंसिस्ट रखती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज एटम्स विद कंजर्वेशन ऑफ मास, विद कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास के कंजर्वेशन के साथ साथ कोई भी मैटर जो होता है ना, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम होता है। मतलब एक एटम एक जगह से हट करके दूसरी जगह लगा जाता है, बस इतनी ही चीज़ क्या होती है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन है। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर, एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या रखा कि हर एक मैटर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना होता है। ये जो मैटर की सेम टाइप के मैटर के अंदर सेम ही टाइप के एटम और डिफरेंट मैटर के अंदर डिफरेंट एटम मिलते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब एटम्स आपस में डिफरेंट रेशियो के अंदर, फिक्स रेशियो के अंदर ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। वहीं पर जो केमिकल रिएक्शन होती है ये सिर्फ क्या होती है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब इन एटम्स का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ में आई बच्चों बातें। तो ये जो थी, ये बेसिक बातें हमें बताई गई थी किसके बारे में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुछ इन बातों को लेकर के उसने रिलेट किया। समझ में आई बात। लेकिन इस थ्योरी की काफ़ी ज़्यादा क्या थी, लिमिटेशंस भी थी। इसी कारण से इसे क्या नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब इसको एक्सेप्ट माना नहीं गया इतना जल्दी। हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जैसे कि पहला पॉइंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि हर एक चीज़ जो है वो किससे मिलकर के बनी है, पार्टिकल से, दैट मीन्स कि एटम से मिलकर के बनी है, इंडिविजुअल होता है ना। आफ्टर दैट इसने कंपाउंड के बारे में तो हमें नॉलेज दी, लेकिन ये किसके बारे में नहीं बता पाया, मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस, मतलब कि H2 के बारे में हमें नहीं बताया गया। ठीक है ना, कि H2 क्यों बनता है, O2 क्यों बनता है, मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं, H2O क्यों बनता है। आफ्टर दैट एक कंपाउंड के अंदर इसने जो रेशियो लिया था वो सिर्फ और सिर्फ किसका लिया, मास का लिया था। समझ में आई बेटा बात ये। तो इसने ना सिर्फ क्या की, जो अपनी थ्योरी बनाई, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हमारे सामने आती है। वो लिमिटेशंस देख लीजिए क्या थी, कि इसने केमिकल लॉज को डिफाइन किया। ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसको सेकेंड चैप्टर में फिर से ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या थी, लिमिटेशंस। क्या है बच्चों आगे, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने किसी एटम को लेकर के जो थ्योरी क्रिएट की थी उसकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आप इनको अच्छे से एक एक करके जो है वो नोट कर लेना। तीन ही इसकी लिमिटेशन थी। सबसे पहले क्या थी, इट कुड एक्सप्लेन द केमिकल लॉज ओनली on basis of mass, not on volume।
नोट ऑन वॉल्यूम। मतलब इसने जब क्या किया था, कंपाउंड्स के बारे में केमिकल लॉज को जब डिफाइन किया तो सिर्फ इसने मास का यूज किया, ये वॉल्यूम के बारे में हमें जानकारी नहीं दे पाया कि कोई कंपाउंड जो है, जैसा कि गे-लुसेक्स ने ला दिया था। गे-लुसेक ने क्या बताया कि वॉल्यूम के हिसाब से क्या होते हैं, पार्टिकल्स भी कंपाउंड्स बन सकते हैं, एटम से कंपाउंड बन सकते थे, लेकिन इसने सिर्फ मास के बेस पे हमें ये जानकारी दी थी। इट कुड नॉट एक्सप्लेन या इट कुड not explain the formation of compound, कि why the compounds are formed, formation of molecules। मतलब इसने कंपाउंड के बारे में तो बताया जब इसने थ्योरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। ये तो हमने सिर्फ पॉइंट्स पढ़े थे जो पीछे थे, हम थ्योरी के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब उसने वो लॉज के बारे में पढ़ा तो इसने क्या किया, कंपाउंड के बारे में एक कंप्लीट चट्टा हमारे सामने रखा कि ऐसे ऐसे करके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। अब ये थोड़ी है कि 4 ही पॉइंट में इसने थ्योरी लिखी थी, बहुत बड़ी थ्योरी बनाई है ना। अब लेकिन उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे एक बार। तो जब उसने क्या किया कि कंपाउंड के बारे में तो बता दिया था उसने, डाल्टन ने, लेकिन मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता पाया कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, कि एग्जिस्टेंस किसकी थी, कंपाउंड्स के फॉर्मेशन की तो हमें डिटेल मिली, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं मिली। थर्ड जो पॉइंट था, इट मेक नो डिस्टिंक्शन, इसकी थ्योरी ने इट मेक नो डिस्टिंक्शन, कोई भी फर्क नहीं किया, it make no distinction about the individual particles of atom। मतलब कि एटम के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, कुछ और पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। एट दैट टाइम तक उसने इन चीज़ों के बारे में, उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में, या फिर जिनको अल्टीमेट पार्टिकल्स कहा जाता है ना, वो आप एटम की जगह एलिमेंट के बारे में लिख लीजिए। डिस्टिंक्शन अबाउट दी अल्टीमेट पार्टिकल्स लिख लीजिए, अबाउट दी अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में इसने क्या की, कोई भी जो डिटेल है वो नहीं दी थी। तो आई होप ये क्लियर होगा इतना तो, कि लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन्स लॉ की और डाल्टन्स लॉ क्या था। क्लियर है बच्चों ये? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने अब समझ लिया तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के मास के अंदर कि वो क्या है। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारे पास वो क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आइए हम ये देखते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो बच्चों बात ये थी कि इन रियल हमें क्या करना है, बस मतलब जो टॉपिक है हमारा, इसमें ये देखना है कि एटम का मास क्या होता है। अब ये तो आप कहोगे कि सर एटम तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, और उसके मास को तो हम क्या करते हैं, मेज़र कर ही नहीं सकते। लेकिन एक होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्या कहते हैं उसको, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये लेबोरेटरिकल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल से स्मॉल, दैट मीन्स कि ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है किसी एटम के मास को क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए। ये आपको एक्यूरेटली तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है किसी भी एटम के मास की। मतलब इन 1862 के करीब हमारे पास ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा जो एटम होता है ना, उसका भी हम मास क्या कर सकते थे, मेज़र कर सकते थे। लेकिन अब ना एक चीज़ का मास हमने मान लो कि मेज़र कर लिया, 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट मास को कैलकुलेट कर पाना, मेज़र कर पाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो क्या करता है, रिएक्शन के बेस पे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको क्या करता था, मास को कैलकुलेट करके देता था। अब बात रहती है इसकी कि अगर मान लीजिए उसने हमें किसी एक चीज़ का मास जो है वो कैलकुलेट हो गया, 2 का हो गया, तो बाकियों का कैसे करें। तो इसके लिए ढूंढा गया एक रेफरेंस पॉइंट को।
मतलब किसी चीज़ को क्या माना गया, रेफरेंस माना गया। समझ रहे हो ना, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एक चीज़ को तो क्या कर लेते हैं, मेन उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम बाकियों का जो मास है वो कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब ना स्टार्टिंग में जो रेफरेंस था वो माना गया था किसको, हाइड्रोजन को। तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इन स्टार्टिंग mass of hydrogen H2H, mass of hydrogen was considered as standard mass, कि इसको स्टैंडर्ड मास माना जाता था, ठीक है ना, एंड टेकन एज यूनिटी, कि हाइड्रोजन के मास को एक लिया जाता था। यूनिटी का मतलब कितना, एक कंसीडर किया। एंड द मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, कि बाकी जो एलिमेंट्स के मास थे जितने भी बच गए थे, वॉज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन के। मतलब क्या था कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उन्होंने हाइड्रोजन को कितना मास दिया बेटा, एक नंबर पर आता है इसका एटॉमिक नंबर। उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन को हम ना एक एटॉमिक मास नाम देते हैं, एक क्या करते हैं इसका एटम का मास लेते हैं हाइड्रोजन के एटम का, और बाकी के जो एटम्स हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, उनके मास हम किसके बेस पर बताते हैं, हाइड्रोजन के बेस पर। तो ये जो थ्योरी थी ये क्या थी, स्टार्टिंग की थ्योरी थी कि हाइड्रोजन को कितना लिया गया था, यूनिटी मास लिया गया था, और बाकियों के जो रिलेटिव मास थे वो इसी के अकॉर्डिंग क्या किए जाते थे, कैलकुलेट किए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब क्या हुआ कि प्रेजेंट टाइम के अंदर, तो ये आप नोट करना कि इन प्रेजेंट टाइम, आजकल इन प्रेजेंट टाइम C12, क्या लिखा मैंने, C12, दैट मीन्स कि आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। चलिए मैं इसको ना दोबारा से ही लिखवा देता हूँ एक बार अलग से। तो बच्चों इसके बाद ना क्या था कि कार्बन, तो हम सबसे पहले उसके बारे में पढ़ने से हम पढ़ते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। हालांकि आपने ये पढ़ा था, आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, कि जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास, लेकिन जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन की बात कीजिए आप, कार्बन के कितने आइसोटोप पाए जाते हैं, कार्बन के 3 क्या मिलते हैं आपको, आइसोटोप मिलते हैं, जो हैं आपके पास C612, C613 एंड C614। इसका मतलब क्या था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6 है। कार्बन हमारी पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिया गया, वो 12, 13 एंड कितना लिया गया, 14 लिया गया। क्लियर है बात ये। तो मतलब हमारे पास कितने आइसोटोप हैं, कार्बन कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। एक का मोलिकुलर मास कितना होता है, एलिमेंट एटॉमिक मास 12, 13 और कितना होता है बच्चों 14, जो है वो 3 टाइप के हमारे पास क्या थे, आइसोटोप थे। और एज ए स्टैंडर्ड आइसोटोप किसे यूज किया गया, C12 को। इसे क्या कहा जाता है, C12 को। अब ना इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ना, ऐसा तो मैं जैसे बता रहा था अभी कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास को कितना लिया गया, 1, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। असल में जब बाद में चीज़ों को देखा गया एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ को देखा गया, तो पता चला कि हाइड्रोजन को यूनिटी लेने से कुछ एलिमेंट के, कुछ एटम के जो मास हैं वो सही नहीं आते हैं। तो फिर दोबारा से रिसर्च हुई, फिर दोबारा से ढूंढा गया। तब इन 1961 में, इन 1961 के अंदर क्या किया गया, कार्बन को, और कौन से कार्बन को, कार्बन के इस आइसोटोप को स्टैंडर्ड लिया गया। क्या लिया गया, इसको एज ए स्टैंडर्ड क्या किया गया, इसका यूज किया गया। ठीक है ना। तो अब देखिए आप लिख लीजिएगा इसको कि इन नाउडेज, आजकल के दिनों में,
इन नाउडेज C12 क्या है? C12 एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, जो क्या है? कार्बन का आइसोटोप है, हैविंग एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास कितना है बच्चों? हैविंग एटॉमिक मास कितना? 12 यूनिट, जिसका एटॉमिक मास कितना था? 12 यूनिट है, उसको यूज किया गया। इन नाउडेज C12 जिसका जो क्या है? एक आइसोटोप है, इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड किसको माना गया? इसके बेस पर हम क्या करेंगे? C12 का क्या करेंगे? एटॉमिक मास निकालेंगे। और ये कहा गया कि इन रियल कि जो कार्बन का जो 12वां मतलब C12 जो है ना, ऐसा देखा गया कि स्पेक्ट्रोमीटर से जब हमने इसको चेक किया कि इसके अंदर टोटल कार्बन के कितने एटम पाए जाते हैं? 12 एटम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों? 12 एटम। मतलब क्या था कि कार्बन 12 C12 जो कार्बन का एक आइसोटोप है, उस एलिमेंट में जब उन्होंने उसका क्या किया? एक एलिमेंट को C12 को लेकर के आए तो देखा कि उसमें टोटल कितने एटम पाए जाते हैं? 12 एटम पाए जाते हैं। कितने एटम पाए जाते हैं? 12। तो उन्होंने क्या किया कि अगर सर मैं इस टोटल का मास देख लूं, मान लो कि वो x ग्राम था, और फिर अगर मैं इसको क्या कर दूं? 12 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे कितने एटम का मास मिलेगा? 1 एटम का मास मिलेगा, और उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। दोबारा समझिए क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। C12 कार्बन के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं? 12 एटम पाए जाते हैं। मतलब C12 के अंदर जो मास है वो कितने एटम का था? 12 एटम का था। अगर आप टोटल मास को 12 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों? 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कहा जाता है AMU। हम उसके बारे में देखते हैं कि इन दोनों में C12 को क्या किया गया? एज ए स्टैंडर्ड यूज किया गया। और क्या देखा गया? इन कार्बन 12 की C12 के अंदर क्या पाए जाते हैं? देयर आर 12 एटॉमिक मासेस। कितने एटॉमिक मास पाए जाते हैं इसमें? 12 एटॉमिक मासेस। टोटल कितने पाए गए बेटा? 12 एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किए गए। हेंस इसका मतलब क्या था? 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास किसके इक्वल है? इज इक्वल टू, एक एटॉमिक मास किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दी 12th पार्ट, 1/12 या 12th पार्ट ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ C12, ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ किसके? C12 के, कि C12 के अंदर जितने एटॉमिक मास यूनिट हैं उनके 12वें पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है कि एग्जैक्टली 12th जो मास किसका होता है? C12 के एटम्स के अंदर पाया जाता है, उनका जो 12वां मास है उसे क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। समझ में आई बच्चों बात ये? और बाद में जब हमने इसको स्पेक्ट्रोमीटर में C12 को रख करके जब क्या किया? इसका मास कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट। समझ रहे हो ना? एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.66056 के इक्वल कितनी पाई जाती है? इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। कुछ समझ में आई बात? ये क्या हुआ वो समझो बात को। हमें क्या करना था? किसी चीज़ को रेफरेंस लेके चलना था, उसके अकॉर्डिंग बाकियों का हमें मास बताना था। क्लियर? किसको चूज किया गया? कार्बन को। कौन से को? 12 को। क्या बोला गया? कि इसमें जो मास है वो एग्जैक्ट में 12 एटम का मास है। हमें तो 1 का चाहिए था, तो हमने कार्बन C12 का मास टोटल स्पेक्ट्रोमीटर में रख करके उसको तोल लिया। उसको 12 से हमने क्या किया? डिवाइड किया। मतलब टोटल का जो 12th पार्ट है वही क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू क्या होता है? 1.66056 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। समझ में आई बच्चों बात ये? अब हम इसका यूज करके बाकी सभी को ग्राम से किस में बदल सकते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में बदल सकते हैं। आइए देखिए जरा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं।
एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट चल रहा है, AMU के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। यूजिंग, और हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख लेते हैं, यूजिंग 1 AMU, है ना, एक एटॉमिक मास का यूज करके वी कैन फाइंड दी मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, बाकी एलिमेंट्स के मासेस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स इन एटॉमिक मास यूनिट, कि बाकी जिनके मास किस में थे, स्पेक्ट्रोमीटर में जब हमने उनको तोला था तो मास तो ग्राम में आए थे, हम क्या कर सकते हैं, इस एक AMU का यूज करके बाकी को भी क्या कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का जो मास होता है इन ग्राम, किसके अंदर, ग्राम के अंदर, वो देखा गया कि कितना था, 1.6736 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम था। क्या लिखा मैंने, कि हाइड्रोजन को जब तोला गया, उसके एटॉमिक मास यूनिट को जब तोला गया तो देखा गया कि वो कितना था, 1.67 10 का पावर माइनस का कितना था, 24 ग्राम था। समझ में आई बात है। लेकिन अब मैंने उसको क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या किया बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन इन किसके अंदर, AMU के अंदर। और अगर मुझे AMU में मास निकालना है तो क्या करूँगा, जितना उसका टोटल मास है ग्राम में, उसको मैं एक एटॉमिक मास से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। समझ में आई बात है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.00 AMU, क्या मिलेगा, 008 AMU। कुछ समझ में आई बात है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, C12 के 12th पार्ट को ही क्या कहा जाता है, AMU कहा जाता है। उसकी वैल्यू कितनी है, ये है। कैसे पता चला, टोटल को 12 से डिवाइड किया। अब बाकियों को क्या कर सकता हूँ, उनको तोल लूँगा, उससे डिवाइड कर दूंगा, सभी को किस में बदल दूंगा, मैं AMU के अंदर बदल सकता हूँ। क्लियर हुई ना बातें, समझ रहे हो। चलिए बढ़िया है, आगे देखिए कि क्या है आपके पास। हमने AMU तो निकाल लिया, बट नाउ, लेकिन अब ना एक और चेंज कर दिया गया है। बट नाउ AMU इज चेंज्ड इनटू यूनिफाइड मास, AMU इज चेंज्ड इनटू, किस में बदल दिया गया है बच्चों, इसको यूनिफाइड मास में बदल दिया गया है। मतलब हम आजकल यूज करते हैं किसका, U का। मतलब क्या था कि पहले जब हम उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, आज हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास कितना है, 1.008 U है। समझ रहे हो बात है। ये है तो एटॉमिक मास यूनिट ही, लेकिन आजकल इसको क्या लिखा जाता है, U लिखा जाता है। तो आई होप ये तो क्लियर होगा कि आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों के जो मास हैं वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ रहे हो ना। जैसे कि ऑक्सीजन के बारे में अगर बात आती है तो ऑक्सीजन का आपको क्या मिलेगा, 15.995 क्या होता है, यूनिफाइड मास होता है, जिसको ऑलमोस्ट इक्वल कितने के लेते हैं हम, 16 U के। जब क्या कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन जब आता है तो हम उसमें कितना पुट करते हैं मास इसका, 16, और इसका कितना पुट करते हैं, 1 U पुट करते हैं। समझ रहे हो। 1 U का मतलब एक यूनिफाइड मास, एक एटॉमिक मास। अब इसका मतलब क्या है, इसमें एक एटम है। इसका मतलब क्या है, इसमें 16 एटॉमिक मास यूनिट पाए जाते हैं। एक ऑक्सीजन में कितने मास यूनिट पाए जाते हैं, 16। C12 में कितने पाए गए थे, इक्वल कितने थे, 12 थे। लेकिन इनमें देखो कम आया है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है या फिर क्या है, कम वैल्यू है, इक्वल नहीं है। तभी तो हमने किसको यूज किया था, C12 को यूज किया था। समझ रहे हो बात ये। तो ये तो था बच्चों किसके बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। देखिए ज़रा इसके बाद में जो है वो हमारे पास क्या है समझ में आया ना कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एक AMU का वैल्यू याद रखना कितना होता है, 1.66056 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 होता है। तो अब आगे है कि जितने मास हम क्या करते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं ना, इन रियल बच्चों वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। वो क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज एटॉमिक मास है। क्लियर। अब बात ये है कि एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है सर। अब ना कार्बन का जिक्र कर लेते हैं। हमने देखा कार्बन के कितने जो आइसोटोप पाए जाते हैं, 3। अब आपने झट से बोला कि कार्बन के अंदर एटॉमिक मास जो है वो 12 पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक का तो हमने निकाला ही था, C12 ही ऐसा था जिसमें कितने एटम पाए जाते हैं, 12। मतलब एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया उसका, 12 हो गया। समझ रहे हो। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि C कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट 12U है, 12U है, तो क्या ये सही है क्या बेटा? ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन अकेला थोड़ी ना है, उसमें क्या है, C612 भी है, उसमें क्या है, C613 भी है, और उसमें क्या है, C614 भी है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 500 किलोग्राम कार्बन है, तो ज़रूरी है क्या उसमें सिर्फ C12 ही हो? उसमें C13 भी तो पाया जा सकता है, C14 भी तो पाया जा सकता है। समझ रहे हो ना। C13, 14 और 12 भी तो हो सकता है। इसका मतलब जो हम मास यूज करते हैं, जो मास हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का यूज करते हैं, यूजुअली जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। द मासेस विच आर यूजुअली यूज्ड, जो प्राय क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड आर, वो क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्लियर है ना। अब बात यह है कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, कि एवरेज एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कैसे, देखिए जरा। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे उसका एक आइसोटोप का मास। मास ऑफ किसका बेटा? आइसोटोप। ठीक है ना। मास ऑफ किसका? आइसोटोप का। मान लो ये पहला आइसोटोप था, हम उसका मास लिखेंगे और ये देखेंगे कि उसका एबुडेंस कितना है। एबुडेंस का मतलब क्या है कि वो पाया कितने परसेंट जाता है। ठीक है ना। जैसे 3 थे कार्बन, तो कार्बन में C12 पूरी दुनिया में कितना परसेंट पाया जाता है टोटल का, C13 कितना पाया जाता है, C14 कितना पाया जाता है। मतलब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका खुद का मास कितना है और उसका परसेंटेज कितना है ना, एबुडेंस कितनी है, पाया कितना जाता है, प्लस में दूसरे का मास कितना है, और इनटू में क्या लिखेंगे बेटा, उसका एबुडेंस कितना है, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। और ऐसे क्या कैलकुलेट होता है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको ना आपकी बुक के अंदर एवरेज एटॉमिक मास में क्या मिलेगा, एक वो मिल जाएगा, टेबल मिलेगा, जिसमें ना इधर लिखा होगा कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में, इधर लिखा होगा उनका एबुडेंस के बारे में, जैसे कि 19 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, ये 1 पॉइंट समथिंग परसेंट मिलेगा आपको। और फिर यहाँ होते हैं उनके एटॉमिक मास लिखे हुए। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन टेबल के अंदर आप चेक करोगे तो हम इनको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, तीनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, तब जाकर के कार्बन का क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, जो कितना होता है 12.011 एटॉमिक मास यूनिट होता है। कितना यूनिफाइड मास होता है, 12.011। ये एवरेज है जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई बात ये। इन रियल अकेले C12 का कितना होता है, C12 का कितना होता है, 12 ही पाया जाता है। तभी तो हमने इसको यूज किया। क्यों? क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड माना था। C12 को हमने क्या माना, स्टैंडर्ड। अगर मैं पूरा कार्बन उठा लेता तो उसका तो 12 पॉइंट कितना होता है, 011 होता है, इसलिए उसमें फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता। समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। कि एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो जितना है और इनटू में क्या होता है उसका, इनटू में क्या करते हैं उसका एबुडेंस, उसका खुद का मास इंटू एबुडेंस, खुद का मास इंटू एबुडेंस, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है मोलिकुलर मास। अगला जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, मोलिकुलर मासेस।
अब क्या है देखो ज़रा, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप ना ऐसा कीजिए, इथेन का ना मास बताइए कितना है। अब आप बोलोगे कि सर इथेन मतलब कि C2H6 फार्मूला है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12.011। प्लस में कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1.008। क्लियर थी? फिर आप इन दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। ये जो मास आएगा ये किसका मास आएगा? इथेन का। तो दिमाग लगाओ कि आपने इथेन का मास निकालने के लिए क्या किया कि एक एटम का जितना मास है और जितने नंबर ऑफ एटम हैं, अगर हम ऐसे क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मोलिकुलर मास कहा जाता है। समझ में आई बात ये? तो क्या होता है मोलिकुलर मास? टोटल मास ऑफ एटम्स, टोटल मास ऑफ एटम्स की एटम्स का टोटल मास होता है इन एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उनका टोटल मास, और मॉलिक्यूल, और क्या होता है? मॉलिक्यूल। चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे कंपाउंड हो, उसमें जितने एटम्स हैं उनके टोटल मास को क्या कहा जाता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग the atomic masses of atoms present in compound with their number of atoms and एडिंग दैम। नंबर ऑफ एटम्स एंड एडिंग दैम। कैसे कैलकुलेट करते हो? कि उनके एटॉमिक मास को, उनके जितने नंबर ऑफ एटम हैं, जितने नंबर ऑफ क्या हैं? एटम हैं, हम उनसे मल्टीप्लाई करके और उनसे ऐड करके क्या करते हैं? उनका मोलिकुलर मास जो है वो क्या करते हैं बच्चों? कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हो बात ये? फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ, मान लीजिए H2O ले लिया हमने। किसका केस ले लिया? H2O का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का। क्या है कि 2 तो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? 1.008। एक ही ऑक्सीजन का कितना होता है? 15.995। हम इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। या यहाँ पर ज़्यादातर क्या लिया जाता है? 16 यूनिफाइड मास हम क्या करते हैं? ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। वैसे तो हम इसका भी क्या करेंगे? अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? 15.995। इनको ऐड करने को, नहीं तो क्या होता है? 2 × 1 प्लस में कितना? 16। मतलब कितना यूनिफाइड मास हम यूज़ करते हैं वाटर का? 18U। 184 नहीं है, ये क्या है? 18U। 18 यूनिफाइड मास हम क्या करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। समझ में आई ना बातें? अब जैसे कि आपको कह दिया जाए कि कैलकुलेट द मास ऑफ, मान लीजिए ग्लूकोज बोल दिया, तो फार्मूला क्या होता है? C6H12 क्या होता है? O6। मोलिकुलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा इसका मोलिकुलर मास या मोलर मास? 6 तो कार्बन है, एक कार्बन का कितना? 12, नॉर्मल जो लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना? 1, प्लस में क्या है? 6 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना? 16 यूज करते हैं। समझ रहे हो ना बातें? ठीक है ना? अब देखिए ये कितना होगा? 12 6 72, प्लस में कितना आएगा? 12 प्लस में कितना आएगा? 96 आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 + 2 4, 4 + 6 कितना? 10 और फिर ये कितना? 18। मतलब टोटल कितना यूनिफाइड मास इसका यूज किया जाता है? 180। ग्लूकोज का यूनिफाइड मास कितना यूज किया जाता है बेटा? 180 यूनिफाइड मास जो है हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो क्लियर है? तो आई होप कि आप अब क्या बता सकते हो? मोलिकुलर मास को बता सकते हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एटॉमिक मास याद होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास याद होनी चाहिए कि किस एटम का मास कितना होता है। अगर हमें ये आता है तो हम क्या कर सकते हैं? उन सभी के मोलिकुलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बातें? और आज आप यही करना कि मिनिमम 1 से लेकर के 30 तक के, 1 से लेकर के 25 तक के क्या करने हैं आपको? 30 ही कीजिए। 1 से 30 तक मतलब हाइड्रोजन से लेकर के जिंक और कॉपर और जिंक और इन सब तक आपको क्या करने हैं?
एटॉमिक मास याद करने हैं। क्या याद करने हैं? एटॉमिक मासेस याद करने हैं, ठीक है ना, कि कितने इनके क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। समझ रहे हो बातें? या हाइड्रोजन का कितना है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इन सब के कितने कितने एटॉमिक मास हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यू की फॉर्म में। आपकी जो बुक में दिए गए हैं वो यू की ही फॉर्म में है बच्चों, या AMU की फॉर्म में, वो ग्राम में नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो बातें? तो चलिए ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला मास। तो अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मूला मास। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास क्या होता है, कोई आयनिक कंपाउंड है, क्या है, कोई आयनिक कंपाउंड है, या फिर बच्चों जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल है, जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम क्लोराइड का। अब असल में क्या होता है कि ये ना सोडियम है, ठीक है ना, ये क्लोरीन है, फिर ये क्या है, सोडियम है, फिर ये क्या है, क्लोरीन है, फिर ये क्या है, सोडियम है। सोडियम क्लोराइड ऐसा बना होता है। सोडियम क्लोराइड के 3D के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, क्यूबिक सा। फिर यहाँ क्या होगा, क्लोरीन, यहाँ क्या पाया जाएगा, सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर क्या होगा, सोडियम, फिर क्या होगा, क्लोरीन, यहाँ क्या होगा, सोडियम होगा, यहाँ क्या होगा, क्लोरीन, फिर क्या होगा, सोडियम। अच्छा, ऐसा इधर भी है, लेंथ में भी, ब्रेथ में, हाइट में भी। मतलब ये क्या बनेगा, एक क्यूब टाइप की चीज़ बन जाएगी जिसके अंदर हर जगह क्या है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। या तो क्या हो, उनकी 3 डायमेंशनल या क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हो, या फिर जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयन, मतलब कि प्लस और माइनस के जिनमें आयन मिलते हैं बेटा, उनके मोलिकुलर मास जब निकालते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, फॉर्मूला मास कहा जाता है। बात खत्म, बस। कि दी मोलिकुलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल इज नोन एज फॉर्मूला मास। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का मास करना था, तो सोडियम का मास होता है 23U, क्लोरीन का होता है बच्चों 35.5। और अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा, 58 पॉइंट कितना आएगा, 5 यूनिफाइड मास जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कम मोलिकुलर मास क्या होता है, जितने एटम हैं उनका जोड़। फॉर्मूला मास क्या होता है कि आयंस हैं उनका जोड़, क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। तो आई होप ये तो क्लियर होगा बच्चों, ठीक है ना, कि फॉर्मूला मास में और किसके अंदर, मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे वाला जो पॉइंट है, हर जगह यूज आएगा केमिस्ट्री के अंदर, हर जगह पे। और सीरियस बात है ये, मतलब ऐसा मत समझना कि ऐसे ही होगा, ये एवरी पॉइंट पे आपको मोल कंसेप्ट करना होगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अवोगाड्रो लॉ भी हम सीखेंगे, अवोगाड्रो नंबर भी हम इसके अंदर देखेंगे, और देखेंगे कि 1 मोल किसे कहा जाता है। तो चलिए देखिए, अगला जो पॉइंट है वो बच्चों क्या है हमारे पास, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेज। मोल कंसेप्ट एंड क्या है आगे, मोलर मास के बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसका था, कार्बन का था, C12 था, पता है हमें वो तो, कि C12 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिया गया था। अब बात यह है कि 1 मोल क्या था। अब मैं वापस अवोगाड्रो की तरफ चलते हैं हम। उसने क्या कहा था कि किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स क्या पाए जाते हैं, इक्वल पाए जाते हैं, सेम पाए जाते हैं। समझ में आई बात है। और यही कंसेप्ट हमारे आगे किस में आया, 1 मोल के अंदर आया। अब बात यह है कि 1 मोल क्या है, व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज 1 मोल सब्सटेंस, या हाउ मच 1 मोल सब्सटेंस, कितना होता है 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब ये मोल क्या बोल रहे हो, ये तो देख लेना हम कि है क्या ये मोल। बेटा आपने आज तक क्या है कि मान लो आप किसी दुकान पर केले लेने गए थे, तो वहाँ पर आपने जाकर के क्या बोला, डजन बोले थे,
है ना। पेन लेने गए तो आपने बोला कि 1 डजन मुझे कॉपी या क्या दीजिए, पेन दे दीजिए, मतलब 1 डजन का मतलब क्या था कि उसमें 12 कॉपीज आती हैं या 12 पेन आते हैं या 12 जो है वो बनानाज उसके अंदर आते हैं। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1 सेट है, किसी साबुन का सेट है जिसमें 4 मान लीजिए साबुन आते हैं, तो वो कंफर्म था कि उस एक सेट के अंदर कितनी आएंगी, 4 साबुन जो हैं वो आपको सोप्स जो हैं वो मिलने वाले थे। तो अब हमें क्या करना था कि हम ना एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें पता तो होना चाहिए कि कितने ग्राम चीज़ के अंदर या किस चीज़ के अंदर इतने नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, एटम्स आते हैं। और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, मोल कंसेप्ट की। समझ में आई बात ये। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या था, फिक्स किया गया कि 1 मोल, जैसे 1 दर्जन किनको बोलते हैं, जिनमें 12 चीज़ें आती हैं, तो 1 मोल किनको कहा जाता है, वो हम देखते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मतलब क्या है, सब्सटेंस मीन्स इट हैज एज मच पार्टिकल्स और entities which are actually found in 12 ग्राम of C12 कार्बन। क्या बोला मैंने कि 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है कि मैंने 12 ग्राम क्या कर दिया बच्चों, 12 यूनिफाइड मास किसका लिया, C12 का, उसको मैंने तोला, 12 मिल गया। उस 12 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, या नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात ये, या एंटिटीज पाई जाते हैं। एंटिटी का मतलब वो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की बात हो रही थी, उनको क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मोल हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए यूज होता है, किसी भी चीज के लिए हम 1 मोल बोल सकते थे। समझ में आई बात है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोल देता हूँ 1 मोल मार्कर। 1 मोल मार्कर का मतलब क्या होगा कि इतने मार्कर जितने किसी 12 ग्राम कार्बन के अंदर एटम पाए जाते हैं, उतने ही मार्कर क्या बनाएंगे, 1 मोल मार्कर्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो 1 मोल मतलब क्या होता है कि उसमें उतने ही पार्टिकल पाए जाते हैं जितने किस में पाए जाते हैं बच्चों, 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन के अंदर पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, 1 मोल क्या बोलते हैं उसको, 1 मोल सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर है ना बात ये। और अब हमने एक तो बात पढ़ी थी कि 1 मोल सब्सटेंस का मतलब क्या था, हमें क्या करना है कि कार्बन का टोटल मास तो मुझे पता होता है, और मुझे एटॉमिक मास बस उसका क्या करना था, एक एटम का मास मुझे क्या करना था, उसका कैलकुलेट करना था। और इससे मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, एटम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। समझ रहे हो बात ये। तो देखिए जरा, मास ऑफ किसका, मास ऑफ कार्बन एटम। हमने मास ऑफ कार्बन C12 का मास कितना लिया था बेटा, 12 ग्राम लिया था। ठीक है ना, मास कितना लिया था हमने उसका, 12 ग्राम कंसीडर किया था। और 12 ग्राम कंसीडर के अंदर हमें तो मोल्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन असल में जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर लगा करके देखा कि जो कार्बन का 12 एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, तो वो आपको मिलेगा 1.99। तो मास ऑफ कार्बन 12 हैविंग 12 एटम कि एक ऐसा कार्बन जिसमें 12 एटम पाए जाते हैं, ऐसा कार्बन जिसमें क्या पाए जाते हैं, 12 एटम पाए जाते हैं, उनके मास को क्या कहा, उनका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर किया गया, देखा गया वो कितना था, 1.992648 इंटू 10 का पावर 20 माइनस का 23 ग्राम। ठीक है ना। देखो एक बार क्या था, 1 मोल चीज़ देखनी थी। 1 मोल का मतलब क्या है कि जितने इसमें एटम पाए जाते हैं उसी को 1 मोल कहा जाएगा, उतने को ही। इसमें कितने एटम पाए जाते हैं कैसे पता चलेगा कि सर टोटल मास कितना है, 12 ग्राम।
इसके एक एटम का मास मैंने कितना लिया 1.992648 इंटू कितना है माइनस का 23 ग्राम। ये क्या होता है, जो एवरेज जो C12 होता है उसके एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से इतना मतलब मेजर किया गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने थे। क्या ढूंढने थे, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना बच्चों, और क्या देखा कि अगर मैं टोटल वजन को उस एक एटम के वजन से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ एटम मिलेंगे। और जो कितने मिलेंगे आपको 6.0221 समथिंग, आगे वैल्यू और है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता हूं जो हम यूज करते हैं। 6.022 इंटू 10 का पावर प्लस का 23 क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा इसी को कहा जाता है अवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अगर याद ना रहे तो ऐसे कर लेना 6.023 10 का पावर 23। ठीक है ना, कि एक मोल आप कोई चीज़ उठा लो, जैसे एक मोल बनाना बात हुई थी कि 12 व एक दर्जन, मतलब 1 डजन का मतलब अगर 12 था तो एक मोल का मतलब ये है। अब कुछ भी हो, एक मोल में इंसान भी बोल दूं ना, हालांकि सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं, मैटर के लिए, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ ह्यूमन्स, तो दैट मीन्स कि इतने क्या हैं हमारे पास ह्यूमन हैं। देख लो कितने हैं, 10 के आगे 23 जीरो और इतनी वैल्यू और है। ठीक है ना, 21 के आगे 23 जीरो लगा करके इतने एटम से मिल करके क्या बनता है, एक मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर है। ठीक है ना, और अवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है कि एक मोल चीज़ों के अंदर क्या मिलता है। अब मैं ना एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने कि वो चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लिया 1 मोल चीज़ों का, ये तो नोट हो जाएगा ना। मान लीजिए हमने बोला 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल हम मोलिक्यूल मोल हमने किसका बोल दिया, पानी का बोल दिया। अच्छा, पानी के क्या पाए जाते हैं बेटा, वाटर के क्या होते हैं, मोलिक्यूल होते हैं। एक मोल वाटर का मतलब क्या है, जब अवोगैड्रो नंबर, इसे क्या बोलते हैं, अवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जब अवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, अवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ किसके, H2O के, कि H2O के अगर मैं इतने मोलिक्यूल इकट्ठा कर लूँ ना एक जगह पर, तब जाकर के वो क्या बनता है, एक मोल चीज़ बनती है। क्या बनती है बच्चों, वो एक मोल चीज़ जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 1 मोल ऑफ मैथेनॉल, 1 मोल ऑफ मैथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मैथेनॉल के कितने अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया 1 मोल सोडियम, एक मोल क्या बोल दिया, सोडियम, मतलब सोडियम तो क्या है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट में क्या पाए जाते हैं बच्चों, एटम पाए जाते हैं। मतलब अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मोल सोडियम बना रहे हैं। इतने एटम मिल करके एक सोडियम बनाएंगे, इतने मॉलिक्यूल मिल करके एक मोल H2O बनाएंगे, इतने मॉलिक्यूल मिल करके एक मोल CH3OH बनाएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब हर मोल में इतने सब्सटेंस होने क्या थे, जरूरी थे। तो ये है बच्चों हमारे पास मोल कंसेप्ट का। अब चाहे हम फॉर्मूला मास के बारे में बात करें, चाहे किसी की चीज़ के बारे में बात करें, वो क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं उनको, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर उसको कंसीडर करने वाले थे। ठीक है ना, अब हमने पढ़ा था मोलिकुलर मास, याद है, मोलिकुलर मास पढ़ा था। मोलिकुलर मास क्या था बच्चों आपके पास, मोलिकुलर मास का मतलब था कि टोटल मोलिक्यूल्स, उसमें एटम्स, उनका जो मास था। इसके बाद हमारे पास है मोलर मास। क्या है अगला पॉइंट, मोलर मास क्या होता है, तो बड़ा ही आसान है सर, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ किसका,
1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। समझ रहे हो कि 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसे क्या कहते हैं अपन? मोलर मास कहते हैं। 1 मोल सब्सटेंस के मास को क्या कहेंगे बच्चों? मोलर मास कहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कि क्या कहा मैंने। अब ध्यान देना हर एक बात पे, हम ना इन चीज़ों को सबको क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। 1 मोल सब्सटेंस का मतलब था क्या कि 1 मोल में कितने क्या पाए जाते हैं? एटम्स पाए जाते हैं। हमने ये बोला 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल आपके पास क्या है? H2O है। 1 मोल में कितने H2O पाए जाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? चाहे तो यूं बोल दीजिए 1 मोल ऑफ H2O, सही है। फिर आपने बोल दिया 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये बोल दो तो भी सही है, क्योंकि इतने से मिल करके ही तो क्या बनना है? 1 मोल बनना था। फिर चाहे आप ये बोल दीजिए कि 18 ग्राम 18 ग्राम या 18 यूनिफाइड मास ऑफ H2O। अब ये समझो क्या था, मैं एक H2O को उठा करके लेके आया, 1 मोल का जो मास है वो कितना मिलता है? 2 तो हाइड्रोजन है और 18 क्या है? 16 क्या है? ऑक्सीजन का है। ऐड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा? 18। मतलब 1 मोल में जो वजन है वो कितना है? 18 है। 1 मोल का वजन कितना है? 18 है। अर्थात 18 यूनिफाइड मास, इसका मतलब भी क्या होता है? 1 मोल होता है। इसका मतलब भी क्या है? 1 मोल है। तो अच्छा, अगर मैं बच्चों ये बोल दूं 36 यूनिफाइड मास ऑफ H2O, तो क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे सर H2O के मोलर मास की अगर मैं बात करता हूँ, H2O के मोलर मास मतलब 1 मोल की बात करूँ तो 18 U का होता है, लेकिन ये तो 36 U है। अर्थात यहाँ पर कितने हैं? डबल क्या है? मोल है। मतलब कितने मोल मिल करके? 2 मोल मिल करके क्या कर रहे हैं? 36 ग्राम या 36 यूनिफाइड मास क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। कुछ समझ में आई बात है? ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस पे, वो देखिए जरा। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। क्या बताने हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। हमने बोला 54 यूनिफाइड मास ऑफ वाटर, H2O का 54 है, ठीक है ना। फिर था आपके पास 12.044 इंटू 10 का पावर माइनस का 10 का पावर 23, ये हैं आपके पास एटम्स ऑफ हैं किसके? सोडियम के। सोडियम के क्या है आपके पास? इतने एटम हैं, ठीक है ना बच्चों, ये हैं हमारे पास। तो देखिए ज़रा क्या है, हमें H2O के बारे में बात की थी। H2O के 1 मोल का मास कितना होता है? 18। तो 2 मोल का कितना आएगा? 36। 3 मोल का कितना आएगा? 54। इसका मतलब 54 में कितने मोल आ जाते हैं? 3 मोल आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 3 थे। और कैसे निकाला? टोटल वजन कितना है बच्चों मेरे पास? 54 है। और मोलर मास कितना है उसका? 18 है। तो इससे क्या निकलते हैं? मोल निकलते हैं। तो नया फार्मूला बन गया, याद रखना, हमेशा बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा। क्या? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? क्या निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? क्या होता है? ऊपर क्या रखा जाता है? टोटल मास। ऊपर क्या होता है बच्चों? टोटल मास। और अपॉन में किसको रखा जाएगा? मोलर मास को। मतलब टोटल मास अपॉन मोलर मास को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। समझ रहे हो? यहाँ हो जरा, इतने एटम हैं किसके? सोडियम के, ठीक है। अच्छा, 1 मोल सोडियम का जिक्र करूं, 1 मोल सोडियम में क्या पाया जाता है? 1 मोल सोडियम में पाए जाते हैं 6.022 10 का पावर 23 एटम। आपके पास तो इतने हैं और ये इसका कितना टाइम है? 2 टाइम है। मतलब अगर 1 मोल में इतने एटम हैं तो इतने एटम से कितने मोल बनेंगे? वो कैसे पता चला आपको? डिवाइड करके आपने देख लिया, मतलब कितने मोल्स हैं वहाँ पे? 2 मोल्स हैं। समझ में आई बात है?
तो ये मोल कंसेप्ट हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हम और कर लेंगे कल, ताकि आपको बातें जो है, ये तो न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा बेटा, याद रखना ये जितनी भी बातें हैं अगर समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी आप जितने इसके क्वेश्चन करोगे वैसे ही ये कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं हमारी कल की वीडियो में। थैंक यू।